नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा सभी साथियों को कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको जुलाई मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिसमें अंडरलाइन करके भी हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और उसका नोट्स भी हमने डाल दिया, जो उसका पीडीएफ था उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और अगस्त महीने का हम करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन का शुरू हुए हैं, जिसमें हमने 2 क्लासेस ले लिए, जिसमें हमने राष्ट्रीय और कला संस्कृति वाले करंट अफेयर करा दिए हैं, और साथ साथ हमने अर्थशास्त्र से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उसको भी करा दिया है। ठीक है, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों के करंट अफेयर को, जो कि अगस्त महीने के क्रॉनिकल में है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो पहला आपका टॉपिक है कि 50वां G7 सम्मेलन। ठीक है, तो 13 से 14 जून के मध्य इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में 50वां G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी इटली ने किया है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ G7 आपका? अपुलिया स्थित फसानो शहर में, अपुलिया स्थित, इटली के अपुलिया स्थित फसानो शहर में G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इटली ने की। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी भाग लिया गया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागर क्षेत्र G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। ठीक है, G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ हुआ। ठीक है जी, अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का भी यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। ठीक है, उन्नत एआई सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो G7 के सदस्य कौन कौन से हैं? G7 के सदस्य, इसकी स्थापना 1975 में तेल संकट के प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। इसके सदस्य देश आपके इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ठीक है, तो G7 में कौन कौन से है? इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, संयुक्त अरब अमीरात, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल है। उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन, ये क्या है? तो 20 जून 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघा ने श्रीलंका के कोलंबो में समुद्र बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ठीक है, समुद्र बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलंबो में। किसके द्वारा? एस जयशंकर और वहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघा द्वारा। ठीक है, इसमें कोलंबो में नौसेना मुख्यालय के एक केंद्र, हम्बनटोटा में एक उप केंद्र, और गैले, अरुगावे, बट्टिलकुल्ला, त्रिकोम्पाली, कल्लारावा, पॉइंट पेड्रो, मोलिकुलम में मानव रहित प्रतिष्ठान शामिल हैं। ठीक है, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना भारत द्वारा प्रदान किए गए $6 मिलियन के अनुदान से की गई है। तो भारत द्वारा जो $6 मिलियन का अनुदान दिया गया था, उससे बनाया गया। MRCC का निर्माण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। MRCC का निर्माण, MRCC संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। उद्देश्य आपातकालीन स्थिति जैसे कि संकट में फंसे जहाजों, लोगों को बचाने और निकालने तथा तेल रिसाव से जैसी पर्यावरणीय आपदाओं को रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुद्री मार्गों को निगरानी करना है। ठीक है, MRCC का कार्य प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा समन्वित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जिसमें बना हुआ है आपको क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से आपको चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। ठीक है, इसमें क्या है? 21 से 22 जून। तो तीसरे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के संबंध में। तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत यात्रा, तो इसमें क्या है? तो 21 से 22 जून के मध्य बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, तो 22 जून 2022 को समझौता में प्रमुख सहयोग व ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संकर, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग के जुड़े समझौते हुए। ठीक है, 10 समझौते हुए। ठीक है, दोनों पक्षों ने डिजिटल भागीदारी के लिए
साझा दृष्टिकोण अपनाया है। हरित भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण जुड़े हुए दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा शुरू करने का फैसला किया। इस बैठक के दौरान भारत ने तीस्ता नदी जल बंटवारा पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम भेजने की सहमति जताई है और रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग खोलने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश ने एक व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते पर बातचीत शुरू करने का संकल्प किया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को लगभग $2 बिलियन का बांग्लादेशी निर्यात हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक। तो ये क्या है? तो तीसरी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय सहयोग के लिए 3 स्तंभों समुद्र रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्र एवं पर्यावरण सहयोग तथा बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुए प्रगति की समीक्षा की। इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तंत्र, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग तथा बहुपक्षीय जुड़ाव के ढांचे के तहत त्रिपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्ताव की पहचान की गई। वर्ष 2023 में द्वितीय भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली प्रमुख परियोजना की पहचान की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति। ठीक है, 19 जून 2024 को माटामेला सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की संसद द्वारा इन्हें दक्षिण अफ्रीका गणराज्य राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा ने 400 सदस्यीय संसद में 283 वोट अर्जित किए, जबकि इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी के जूलियस मलेमा को 44 सीटें मिली। तो इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के पार्टी के जूलियस मलेमा को 44 वोट मिले और सिरिल रामाफोसा को आपको 283 वोट मिले। ठीक है, ANC अब इसका ANC का फुल फॉर्म अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। ANC ने 29 मई 2024 को आयोजित आम चुनाव में केवल 40% वोट प्राप्त किए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस का लगभग 22% वोट मिले। ठीक है, डेमोक्रेटिक अलायंस को। सिरिल रामाफोसा 2018 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 राजधानियां हैं। पहला प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफाउंटेन। तो प्रिटोरिया क्या है? आपकी कार्यवाहक राजधानी है। केपटाउन विधायी राजधानी है। ब्लूमफाउंटेन आपकी राजनयिक राजधानी है। ठीक है, तो केपटाउन आपको पता है कि दक्षिण की तरफ है, तट की तरफ है केपटाउन, और प्रिटोरिया एकदम उत्तर की तरफ है, और ब्लूमफाउंटेन उसके बीच में है, जो कि न्यायिक है। प्रिटोरिया कार्यकारी है और केपटाउन विधायी राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। ठीक है, क्या है ये? तो 18 जून 2024 को थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। थाईलैंड की नेशनल असेंबली के ऊपरी सदन थाई सीनेट ने विवाह समानता विधेयक पारित किया। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, एशिया का तीसरा बन गया है ताइवान और नेपाल के बाद जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, थाईलैंड। ठीक है, यह कानून किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के द्वारा नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में भी बदलाव किया गया, जिसमें पुरुष और महिला तथा पति और पत्नी जैसे शब्द को व्यक्ति और विवाह भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी पुरुष और महिला या पति पत्नी शब्द लिखे हुए थे, उसको बदल कर क्या लिख दिया है? व्यक्ति और विवाह भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि थाईलैंड तीसरा देश बन गया है एशिया का जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, वो भी कानूनी रूप से। ठीक है, इससे पहले किसने दी थी? नेपाल और ताइवान भी दे चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन। तो स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में यूक्रेन में शांति
पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया के आधार तैयार करना एवं न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना। इस सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। सम्मेलन में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। इस दौरान यूक्रेन से अनाज निर्यात, कैदियों की अदली बदली सहित मानवीय मुद्दों एवं रूस के कब्जे वाले जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर चर्चा की गई। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण एशियाई देश एकमात्र भारत था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने अंतिम दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं किए। मतलब भाग तो लिया इस सम्मेलन में, लेकिन अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए। इन 5 सदस्यों देशों में 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। मतलब इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2025 से। ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। तो कौन किसकी जगह लेंगे? मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। और कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक प्रमुख निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी को P5 कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस इसमें शामिल है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ये क्या है? तो भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की है। तो किसने किसने की है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लचीलेपन आपूर्ति के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए गठबंधन की शुरुआत की है। इसके संबंध में घोषणा विश्व की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में आयोजित बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन में की गई। ठीक है। तो इस संबंध में घोषणा विश्व के सबसे बड़े बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव की गई दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में यह गठबंधन की शुरुआत की गई है। तो इसमें कौन कौन से स्थान है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण कोरिया है, जापान है, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कैलिफोर्निया की सैन डिएगो में, जहां पर बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का 2024 का प्रदर्शनी चल रहा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किया गया। 4 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन किया। एक पुनः प्रवेश वाहन से सुसज्जित इस मिसाइल का प्रशिक्षण कैलिफोर्निया के बेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में किया गया। यह परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन की एक संयुक्त टीम द्वारा स्पेस फोर्स गार्जियन की सहायता से किया गया। परीक्षण का उद्देश्य अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता को प्रदर्शन करना है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक से अधिक है। क्लाउडिया सिल्बाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर, देखिए जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर 61 वर्षीय क्लाउडिया सिन्बामाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्लाउडिया सिन्बामाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली यहूदी नेता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पद पर आसीन होने वाली यह पहली यहूदी नेता है। ठीक है। मैक्सिकन चुनाव
कार्यालय में प्रारंभिक परिणामों के अनुसार सिन्बाबाम को 58% वोट मिले हैं। मैक्सिको में 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें मैक्सिकन संसद के निचले सदन और सीनेट की सभी सीटों तथा क्षेत्रीय और नगरपालिका कार्यालय शामिल हैं। क्लाउडिया शिनबाबाम 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। तो क्लाउडिया शिनबाबाम 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। मैक्सिको का आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट है। यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो इसका आधिकारिक नाम क्या है? यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट। तो ये जलवायु वैज्ञानिक हैं कौन? क्लाउडिया शिनबाबाम। क्लाउडिया शिनबाबाम। आगे बढ़ते हैं। अडानी पोर्ट्स द्वारा दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का संचालन ने कहा। अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स ने होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 वर्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया। मतलब अडानी पोर्ट्स ने तंजानिया के दार एस सलाम के टर्मिनल 2 के बंदरगाह पर संचालन करने के लिए 30 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। यह जानकारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा 31 मई 2024 को दी गई। अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंटेनर टर्मिनल 2 की क्षमता 1 मिलियन TEU है। यह तंजानिया के कंटेनर वॉल्यूम का लगभग 83% संभालता है। 83% संभालता है। दार एस सलाम पोर्ट एक गेटवे पोर्ट है जिसमें सड़क और रेलवे का एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तो दार एस सलाम क्या है? एक गेटवे पोर्ट है जहां पर सड़क और रेलवे का एक जुड़ा हुआ है। तंजानिया का है तो तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीका देश है। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा सिटी इसकी राजधानी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो 5,895 मीटर तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो 5,895 मीटर तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में विश्व की दूसरी गहरी झील टंगनिका झील स्थित है। तो तंजानिया में विश्व की दूसरी गहरी झील टंगनिका झील 1,436 मीटर गहरी स्थित है। तो दूसरी गहरी झील टंगनिका झील आपकी तंजानिया में स्थित है और सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो 5,895 तंजानिया में ये भी स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा सिटी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? 30 मई 2024 को दक्षिण कोरिया ने अपने एयरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास के नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा को लॉन्च किया। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा को लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया। कासा एरोस्पेस उद्योग परिस्थिति तंत्र का गहन समर्थन करने वाले विशेषज्ञों को विकसित करने तथा चुनौतीपूर्ण और अभिनव अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नए अंतरिक्ष के युग की शुरुआत की। इसका भी उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच साझा की जाने वाली नीति और विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करना। यह एजेंसी उस एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान का भी अपने ढांचे के तहत लाएगी जिसने नूरी और उससे पूर्ववर्ती अंतरिक्ष परीक्षण वाहन को विकसित किया है। इसने 2032 के लिए पहले चंद्र लैंडर की योजना बनाई। 2032 में इन्होंने पहले चंद्र लैंडर की योजना बनाई है। 2023 में नूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी का रखने वाला 7वां देश बन गया। ठीक है। तो नूरी के प्रक्षेपण के बाद नूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी रखने वाला 7वां देश बन गया है। नूरी रॉकेट के जरिए एक वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था नूरी रॉकेट के जरिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता की ग्रहण की। भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक पर कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। 29 मई 2024 को भारत ने 2003 में कोलंबो प्रक्रिया स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। कोलंबो प्रक्रिया 12 एशिया के देशों के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है और यह एशिया में मूल देशों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के
प्रबंधन और परामर्श के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए मंच के रूप में भी कार्य करती है। भारत 2003 में कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य बना था। इस प्रक्रिया का समन्वय जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्थायी मिशनों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस देशों का समन्वय। ठीक है, तो ये रहा आपका हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी आपका खत्म कर दिया अगस्त महीने का। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने राष्ट्रीय और जो कला संस्कृति और आर्थिक मुद्दों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास है आपकी अगस्त महीने के क्रॉनिकल में, इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी खत्म कर लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएंगे, अपनी राय अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में इसको देंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और पुराने वीडियोस को नहीं देखें जो साथी, जाके क्रॉनिकल मैगजीन के जुलाई मंथ के जो हमने स्टडी कराया हुआ है आपको, आप उसको जाके देख सकते हैं। आप उसको स्पीडोमीटर लगा के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें अंडरलाइन करके दिया गया है, उसका कंटेंट भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, इसमें अंडरलाइन करके क्रॉनिकल मैगजीन को दे दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी क्लास। तो फिर मैं बोलना चाहूँगा सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।